Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Sara Naeem. Today I will discuss the guideline of protein synthesis inhibitors from chemotherapeutic drugs. I am showing this guideline from Lippincott Pharmacology 7th edition. So let's start. प्रोटीन सेंसेस इनहिबिटर्स वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स में से आता है। इस चैप्टर की भी आपने इवन सिंगल लाइन भी मिस नहीं करनी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको टेट्रासाइक्लिन्स की क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है। ये क्लासिफिकेशन आपने लाजमी करनी है। इनफैक्ट इस चैप्टर में जहाँ जहाँ भी आपको क्लासिफिकेशन आगे मिलेगी टेट्रासाइक्लिन्स की, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, वो सारी क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। सबसे पहले हम ओवरव्यू पे आते हैं। ओवरव्यू को आपने जस्ट एक दफ़ा रीड करना है। जिस चैप्टर की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है टेट्रासाइक्लिन्स। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। इस ड्रग का हर चीज़ इस ड्रग की इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड यूक्यूज में पूछी जाती है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये भी आपका यूक्यू है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने अच्छे तरीके से करना है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, ये भी आपका यूक्यू है, इसे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। देन यहाँ पे एक हमारे पास फिगर है जिसमें उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताए हैं पूरे चैप्टर के ड्रग के। तो इस फिगर को अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये फिगर आपने लाजमी देखनी है। देन इसकी रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस भी यूक्यू में पूछी गई है, इसे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। देन यहाँ पे हमारे पास फिगर 33.3 है जहाँ पे थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस या क्लिनिकल यूजेस दिए गए हैं टेट्रासाइक्लिन के। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कॉलरा है, तो कॉलरा के ट्रीटमेंट में जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन है। तो ये अब मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आपका एमसीक्यू है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस के अंदर हम डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। इसी तरह रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के अंदर टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। तो इसी तरह आपने ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपने स्किप नहीं करनी होती, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है। जो कि यहाँ पे जैसे देखें लाइम डिजीज़ है तो इसमें हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ये प्रेफर्ड थेराप्यूटिक ऑप्शन है। तो इस तरह वो क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं कि लाइम्स डिजीज़ के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो फिर वो डॉक्सीसाइक्लिन होगी। तो ये जो फिगर्स हैं लिपिनकॉट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आपने स्किप नहीं करना। बस इसमें से जो आपने चीज़ करनी है वो जो मैंने हाईलाइट की आपने यही करनी होती हैं। आपने ये डिजीज़ का नाम देखना होता है और आपने ये ड्रग का नाम देखना होता है। बाकी जो अंदर वाली चीज़ें ये ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ना ये पूछी जाती हैं और ना ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने नीचे एमसीक्यूज़ लिख दिया है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये क्लिनिकल यूजेस भी हैं और एमसीक्यूज़ भी यहाँ से ही आपके आ जाते हैं। देन हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स को आपने अच्छे तरह से रीड करना होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स यूक्यूज़ की फॉर्म में तो नहीं आती, लेकिन एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, तो आपने इसको याद करना होता है, अच्छे तरीके से रीड करना होता है आपने। नेक्स्ट हम आते हैं अपने उस पोर्शन पे टेट्रासाइक्लिन के उस टॉपिक पे जिसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो होते हैं हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स। टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्यू है। और एडवर्स इफेक्ट्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ आपने नाम करने होते हैं, या आगे जो डिस्क्रिप्शन है ये करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने एडवर्स इफेक्ट्स ये सारे आपने याद करने हैं, अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि बहुत रिपीटेड ये आपका यूक्यू है। टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में कॉन्ट्राइंडिकेशन आपने ज़रूर याद रखनी है कि ये हम प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस के अंदर नहीं देते, या जो चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनमें भी हम नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ये ही इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं ये डायग्रामेटिक फॉर्म में दिए गए हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से यहाँ से मेमोराइज कर लेने। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्लिसिसाइक्लिन्स है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी एक दफ़ा यूक्यू एक आया हुआ है। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पूछा गया था यूक्यूज़ में, तो इसलिए आपने इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से बहुत ज़्यादा यूक्यूज़ आते हैं, रिपीटेड यूक्यूज़ आते हैं, वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत बार यूक्यूज़ में आया हुआ है। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, इसकी रेजिस्टेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स को आपने जस्ट रीड करना है। एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में से, जैसे ये मैंने एक हाईलाइट किया है कि नियोमाइसिन को हम पेरेंटली नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये सीवियर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। तो नियोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ये आपका एक एमसीक्यू है, इसका एडवर्स इफेक्ट है। इस तरह की चीज़ें आपने फार्माकोकाइनेटिक्स में से देखनी होती हैं। देन हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। जो एडवर्स इफेक्ट इसका एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता है वो ऑटोटॉक्सिसिटी है। ये ऑटोटॉक्सिक होता है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है
और बाकी भी इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये डायग्रामेटिक फॉर्म में इसके एडवर्स इफेक्ट्स दिए गए हैं, तो यहाँ से मेमोराइज करना जो है वो आसान होता है, आपने इसको यहाँ से अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्रोलाइड्स एंड कीटोलाइड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी रिपीटेड यूक्यूज पूछे जाते हैं। पहले तो आपको मैक्रोलाइड्स के नाम पता होने चाहिए कि इसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन आ जाती है, एजिथ्रोमाइसिन आ जाती है, तो यहाँ पे आपने इनके नाम करने हैं। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, रेजिस्टेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे इसकी मैं एक बात कहना चाहूँगी, फार्माकोकाइनेटिक्स यूक्यू की फॉर्म में पूछी गई है, लेकिन किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन इस एंगल से पूछा जाता है कि जैसे ये आपकी फिगर बनी हुई है सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोलाइड्स, तो क्वेश्चन एक आपका यूक्यू इस तरह से आया हुआ है कि एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन की प्रॉपर्टीज में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप ये टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आपने फार्माकोकाइनेटिक्स भी इसकी याद करनी है, इसमें से आपने एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन का डिफरेंस निकाल लेना है कि कौन सी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन सी सीएसएफ में जाती है, कौन सी ब्रेन में जाती है, इस तरह करके जो भी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं आपने उसका डिफरेंस जो है वो निकाल लेना है। तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ये यूक्यू में आई हुई है अच्छे से देख लेना है। देन हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। जो एडवर्स इफेक्ट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ एमसीक्यू में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन क्या देता है, और यहाँ से आपने फिगर से मेमोराइज कर लेना है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है, इसको आपने जस्ट रीड करना है, इसमें से एससीक्यू नहीं बनता होता, इसलिए आपने इसको सिर्फ रीड करना है एक बार। नेक्स्ट फिर एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है क्लोरामफेनिकोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, वाइवा में पूछी जाती है, एमसीक्यूज में आती है बहुत ज़्यादा, एससीक्यूज भी इसके आते हैं, यूक्यूज की फॉर्म में ये पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, इसका स्पेक्ट्रम पूछा जाता है और इसके एडवर्स इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स एमसीक्यूज और एससीक्यूज दोनों में पूछे जाते हैं। जो चीज़ इसकी एमसीक्यू में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल, या क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये एमसीक्यू आता है। अब ये क्यों होता है, ये चीज़ आपसे एससीक्यू में पूछी जाती है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों कॉज कराते हैं, तो आपने इसकी कॉज लिखनी होती है। तो ये एससीक्यू और एमसीक्यू के लिहाज से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आती है क्लिंडामाइसिन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी यूक्यू आता है। पहले तो कभी यूक्यू नहीं आया, लेकिन जो लास्ट ईयर का 2019 का प्रॉफ था उसमें क्लिंडामाइसिन का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम आ गया था लिखने का, जो कि यहाँ पे इतना दिया नहीं हुआ, इतने खास दिया नहीं हुआ, और छोटी सी ड्रग थी तो बच्चों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं हुआ था, तो इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम आ गया था लिखने को, तो बच्चों को खासा वो मुश्किल लगा, तो इसलिए किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना होता आपने। यहाँ पे इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम दिया गया है कि हम इसको यूज़ करते हैं, ये सेकंड लाइन में दिया गया है कि क्लिंडामाइसिन इज यूज्ड प्राइमरीली इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ये 3-4 बैक्टीरिया है, इसका स्पेक्ट्रम है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसके बाद यहाँ पे इसके एडवर्स इफेक्ट्स दिए गए हैं, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इन शॉर्ट क्लिंडामाइसिन भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इसमें से भी यूक्यू आते होते हैं, आपने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट जो हमारे ये ड्रग्स हैं इन्हें हम स्ट्रेप्टोग्रामिन्स कहते हैं, इनको आपने जस्ट रीड करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसको इतना ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, रेजिस्टेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, स्किप नहीं करना, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है। हाइपरबिलिरुबिनीमिया इसका एडवर्स इफेक्ट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी ड्रग है ऑक्साजोलिडिनॉन्स, ये भी आपकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है, लेकिन आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में आपको ये लाइन ज़रूर पता होनी चाहिए कि इसको अब हम यूज़ करते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगेंस्ट हम इसको यूज़ करते हैं। और ये भी लाइन एक इसकी एमसीक्यू है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, तो इसे भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। देन इसकी रेजिस्टेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एमसीक्यूज आपने लाजमी करने होते हैं लिपिनकॉर्ड से भी और मिनी कैटसन से भी विद देयर डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन दी होती है इसे आपने मिस नहीं करना होता। इसके अलावा अपने एमसीक्यूज की मज़ीद अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए अपने क्रैक्स को ज़रूर कॉन्सर्न करना है, उसके एमसीक्यूज ज़रूर करने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको वीडियो की समरी बताती हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिटर्स वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
इसमें से जो 3-4 आपको मैंने फर्स्ट ड्रग्स बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वाली 2 ड्रग्स को आप जस्ट रीड कर लें, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्किप उन्हें भी नहीं करना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह पता होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह इस दफ़ा प्रॉफ में क्लिंडामाइसिन आ गई थी, तो क्या पता मतलब आ सकती हैं, तो स्किप आपने नहीं करना। थैंक यू। Medical Glow brings you the solution to your problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pools are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added, and important pictures from Big Robbins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So, what are you waiting for? Get your book ordered online at our given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.